अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आमिर अली के सलाम कबूल हों आपके। आज हम जिस टॉपिक ऊपर डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हवाले से, ACN2 या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट द एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के ऊपर हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी क्या होती है। तो ये वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है। एंग्जाइटी की क्या डिफाइन क्या करेंगे? देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, वरीज, फियर अबाउट फ्यूचर इवेंट्स एंड अनसर्टेनिटी इन द आउटकम्स। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी को हम आम ज़बान में बोलते हैं परेशानी। कि ये एक परेशानी, एक डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसमें इंसान ईजी नहीं होता है। मीन्स के डिस्कम्फर्ट होती है, कंफर्ट नहीं होता, अनईजी होता है और उसको बहुत सारी वरीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, बहुत वरीज़। फियर अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, हमेशा याद रखें एंग्जाइटी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर आउटकम्स। के आने वाले टाइम में परेशानी होगी, आने वाले टाइम के लिए अनईजीनेस होगी और आने वाले वक्त के लिए फियर होगा किसी वजह से, तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अनईजीनेस होती हैं और फियर होता है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है वसवसे, कि इंसान के दिल में अजीब किस्म के खदशात होते हैं और अजीब किस्म के ना वो वसवसे पैदा हो जाते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो कुछ कॉमन टाइप्स हैं इनके, उसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं GAD। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वरीज़ होती हैं और मल्टीपल थिंग्स, मतलब कि एक तो परेशानियाँ और एक नहीं, एक ही टाइम पे बहुत सारी बातों के लिए बार बार परेशान होना, तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ इनके जो सब टाइप्स होते हैं उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ये होगा कि मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं, मल्टीपल जो थिंग्स होती हैं, उनके लिए बार बार जो है ना वो परेशानी होती है इंसान को, बार बार टेंशन होते हैं और बार बार परेशानी होती हैं और फ्यूचर के लिए होती हैं और मल्टीपल थिंग्स के लिए, ज़्यादातर चीज़ों के लिए बार बार जो है ना वो इंसान को परेशानियाँ होती हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए पैनिक डिसऑर्डर। दूसरा जो होता है वो पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर होता है सेकंड टाइप पे। इसके अंदर पैनिक होती हैं, एकदम से इंसान को एक परेशानी हो जाती हैं, एकदम से इंसान को ना एक एपिसोड आता है परेशानी का, वो ख़त्म नहीं होता है, फिर एक और परेशानी का जो ना वो आ जाता है, तो बार बार पैनिक अटैक होती है, एकदम से ना इंसान प्रॉब्लम में चला जाता है। तीसरा उसका टाइप है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि फियर इन द सोशल सिचुएशन, कोई भी ऐसी सोशल सिचुएशन होती हैं तो ऐसी सिचुएशन से पेशेंट को फियर होता है कि सोशल गैदरिंग से या सोशल सिचुएशन से उसको डर लगता है। उसके बाद फिर है एक स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबियाज़ के अंदर इरेशनल फियर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मखसूस ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए इरेशनल, जिसका कोई रेशनली नहीं होता, जिसका कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बार बार उसका फियर होना, खौफ होना। स्पेसिफिक फोबिया इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके अंदर जो फियर होता है वो इरेशनल होता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता है बट फियर लगता है, और किसी मखसूस ऑब्जेक्ट के साथ, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें क्लस्ट्रोफोबिया है, जिसमें एगोराफोबिया। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा ओपन स्पेस पे जाते हैं वहाँ से उनको डर लगता है, कुछ लोग ऊपर हाइट्स पे जाते हैं उनको वहाँ से डर लगता है, कुछ लोग जब लिफ्ट में जाते हैं नैरो जगहों पे होती हैं उनको वहाँ से डर लगता है, कुछ लोगों को स्कूल कॉलेज से डर लगता है, कुछ लोगों को लाइट से डर लगता है, फोटोफोबिया, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिया। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जैसे पानी, रोशनी, स्कूल, ओपन स्पेस एंड क्लोज स्पेस, हाइट, इन सब से जब जब डर लगता है ना तो वो एक एंग्जाइटी होती है, बट वो स्पेसिफिक फोबिया होता है। जो फियर होता है वो रेशनल होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे रोशनी है, लाइट है, वाटर है, स्कूल है, ओपन स्पेस है, क्लोज स्पेस है, हाइट्स हैं। इन जब जब इंसान जाता है तो हालांकि वो कुछ भी नहीं करती, वो अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन उनसे रेशनल फियर होता है, तो ये कहलाता है हमारे पास स्पेसिफिक फोबिया का कहलाता है। उसके अलावा OCD दैट इज कॉल्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अनवांटेड थाट्स होते हैं और रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं। अब इसमें जो ऑब्सेशन होती है, इसका मतलब होता है कि रिपीटेटिव थाट्स, और कंपल्सिव का मतलब होता है कि एक्शंस। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पेशेंट को एंग्जाइटी होगी और एंग्जाइटी के साथ साथ जो पेशेंट दो काम करेगा, एक उसके जहन में अनवांटेड थाट्स आते हैं, और फिर जो थाट्स आते हैं उन थाट्स के ऊपर रिपीटेटिव बार बार पेशेंट एक्शंस करेगा। एग्जाम्पल, अगर उसके जहन में ख्याल आ गया कि मेरे घर का ताला नहीं लगाया हुआ, तो बार बार जाकर ताले को चेक करेगा कि लगाया नहीं लगाया। या पेशेंट कहेगा कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो जब बार बार उसको जहन में ख्याल आएगा कि हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो बार बार हाथ धोएगा, भागता भागता हाथ धोएगा जाके। तो मीन्स जो भी उसको थाट्स आएंगे, ऑब्सेशंस आएंगे, उस पर कंपल्सिव करेगा, उस पर एक्शंस करेगा। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये दो वर्ड हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि थाट्स आना, और कंपल्सेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक्ट करना। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, क्या होता है, अनवांटेड थाट्स आएंगे और उन अनवांटेड थाट्स के ऊपर रिपीटेटिव एक्शंस करेगा पेशेंट। तो ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, हम उसको बोलते हैं एज ए OCD पेशेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD इसको बोलते हैं, PTSD। ये एंग्जाइटी होता है आफ्टर ट्रॉमा, जब पेशेंट को कोई सिवियर ट्रॉमा होता है, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा हो, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा हो, या चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो। कोई भी पेशेंट को जब ट्रॉमा होता है, जब उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है या फिज़िकल इंजरी होती है, तो जब उसका जहन में ख्याल आता है, तो फिर उसके बॉडी के ऊपर वही कैफियत दोबारा से हो जाती है जैसे वो उस टाइम पे होती थी पेशेंट को। एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। अब उस टाइम पे उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसके इमोशंस थे, जो उसकी फ़िज़िकल सिम्टम थे, वो तो उस टाइम पे हो गए थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ अरसे के बाद, जब उसके सामने कोई एक्सीडेंट की खबर आएगी, कोई एक्सीडेंट की बात करेगा, या वो सामने अपने कोई एक्सीडेंट देखेगा, तो पेशेंट को उसी टाइम पे वो जो एक्सपीरियंस हो चुका होता है पेशेंट को, उस सारी की सारी फीलिंग्स, सिम्टम्स उसके साथ उसी टाइम पे वापस शुरू हो जाएंगी, या बात सुनते ही, या सामने देखते ही, या कोई उसके सामने कोई बात करेगा, तो उसको जो अपनी एक्सपीरियंस हुआ होता है वो दोबारा से आ जाता है। तो दैट इज़ द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद क्या साइन सिम्टम होते हैं एंग्जाइटी के? तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं एंग्जाइटी के, वो फिज़िकल होते हैं, इमोशनल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, एंड बिहेवियरल होते हैं। फिज़िकल में जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्वेटिंग, ये पेशेंट को जो हार्ट रेट बढ़ जाएगा और स्वेटिंग होगी और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। इमोशनल की बात करें तो रेस्टलेसनेस, पेशेंट को रेस्टलेस नहीं होगा, और इरिटेबिलिटी, और उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा। कॉग्निटिव में पुअर कंसंट्रेशन एंड रेसिंग थाट्स, पेशेंट की जो कंसंट्रेशन होती है याददाश्त के ऊपर, जो मेमोरी होती है, वो पुअर कंसंट्रेशन करेगा, और प्लस में जो उसके जो थाट्स होते हैं वो रेसिंग होंगी, मतलब उसको बहुत सारे एकदम से थाट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे उसकी जहन के अंदर। और फिर बिहेवियर के अंदर क्या करता है, फिर अवॉइडेंस करता है, जो पेशेंट उस चीज़ को अवॉइड करता है, कि जो उसको जिस चीज़ से उसको खौफ होता है, फियर होता है, उससे फिर वो क्या करता है, अवॉइड करता है। तो वेरी सिंपल है, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स होगा, रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, फियर खौफ होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगी, और उसके थाट्स बार बार तब्दील होंगे, और बिहेवियर के जैसे पेशेंट उन चीज़ों को अवॉइड करेगा। ट्रीटमेंट क्या होती है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की? तो जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यूज़ ऑफ SSRI, दैट इज़ अ स्लो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो जो सेरोटोनिन होता है हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी ड्रग्स होती हैं SSRI, वो आस्ता आस्ता से स्लो रीअपटेक होता है, और फिर वो हमारे न्यूरॉन में जाके उसको इनहिबिट करती है, ब्लॉकेज करती है हमारे थॉट्स को। बेंजोडाइज़ेपिन्स ये होती हैं सेडेशन के लिए और हाइप्नोटिक्स के लिए होती हैं, कि पेशेंट की जो थॉट्स को करेक्ट करती हैं। बीटा ब्लॉकर्स, दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रेमर्स एंड इंक्रीज हार्ट रेट, जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है फियर की वजह से, तो हमारे हार्ट रेट को और पल्स को कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ एज ए बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं पेशेंट को फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट रेट एंड पल्स रेट। एक्सरसाइज करते हैं ताकि पेशेंट फिज़िकली एक्टिव हो,
और उसके जो थॉट्स हैं वो बेहतर हो। CBT दैट इज़ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पेशेंट के बिहेवियर थेरेपी में चेंज करते हैं। और एक्सपोजर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी हम कहते हैं सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, जो पेशेंट को जिस चीज़ से डर लगता है उसको आस्ता आस्ता पेशेंट को हम उसको एक्सपोज कर देंगे, एकदम से सादा नहीं देंगे। पहले उसकी बात करेंगे, फिर उसको आस्ता आस्ता हम उसको डिसेंसिटाइज करेंगे, उनको आग सामने बात करेंगे, फिर उसको आप जो ना वो मॉक टेस्ट करके दिखाओगे, फिर उसको कहेंगे देखो कुछ भी नहीं होता है। फिर हम आस्ता 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 उस पेशेंट को उन चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं जिससे उनको फियर होता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी, या इसको हम बोलते हैं कि सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन थेरेपी। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होती है इस पेशेंट को, कि जब आपने मैनेज करना है तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। तो ये नेक्स्ट जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक की बात है, ग्लोबली पॉइंट्स हैं एंग्जाइटी से लेकर। याद रखें कि जितनी भी दुनिया की पॉपुलेशन है 4.5% पॉपुलेशन अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर 4.4% जो पॉपुलेशन होती है वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाती है पूरी दुनिया में। और दूसरी बात, द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, इन मेंटल डिसऑर्डर की अगर हम कैटेगरीज बनाएंगे तो दुनिया में जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसमें जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो बहुत कॉमन है। और 2021 की स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 359 मिलियंस वर्ल्ड वाइड 2021 के अंदर 3,59,00,000 लोग जो ना वो एंग्जाइटी का शिकार हुए थे। और मोर कॉमन अमंग वमेंस, पूरी दुनिया के अंदर जो एंग्जाइटी है वो एज़ कम्पेयर टू द जेंडर, मेल की नस्बत वमेंस के अंदर ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज ऑफ द इरेशनल्स, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, और बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंसेस। ये ग्लोब की बात है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, तो 38% ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड, पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। 38% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, अगर 25 करोड़ आवाम है तो उसमें से 38% द ह्यूज नंबर दैट इज़ अफेक्टेड ऑन द एंग्जाइटी डिसऑर्डर। 1 in 3 प्रॉब्लम्स लीड टू द मेंटल डिसऑर्डर। अब 3 बंदे हैं तो 3 में से किसी एक को मेंटल डिसऑर्डर होता है या है अभी पाकिस्तान के अंदर। और अगर मेंटल डिसऑर्डर की बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो सेकंड हाईएस्ट फैक्टर इन द मेंटल डिसऑर्डर, पाकिस्तान के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उसमें नंबर 1 पे डिप्रेशन है, और सेकंड लार्ज जो काज होता है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अगर हम कैटेगरीज करेंगे तो पाकिस्तान की जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं इन द पाकिस्तानी पॉपुलेशन, नंबर 1 पे डिप्रेशन है, और नंबर 2 पे हाईएस्ट फैक्टर हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स करवाता है, उसमें सेकंड नंबर पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये पैथोलॉजिकल फैलता है, कि 25% ऑफ पॉपुलेशन डिप्रेशन है, 25% जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते होते 38% को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, और 7% ऐसी आवाम होती हैं जो सुसाइडल थाट्स रखती हैं। अब आप इससे थोड़ा सा इमेजिन करें कि 25-26 करोड़ की आबादी का मुल्क, उसमें नंबर 1 पे डिप्रेशन हो जिसकी पॉपुलेशन 38% सफ़र कर रही हो, और हर 3 में से एक बंदे को मेंटल डिसऑर्डर हो। पहले नंबर पे डिप्रेशन है और दूसरे नंबर पे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। 38% लोग मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं 25% का शिकार होते हुए, और उसमें से 7% लोग के अंदर सुसाइडल थाट्स होते हैं। तो आपको पता है कि पहले ग्रीफ होता है, गमगीन होता है इंसान, और ग्रीफ क्या करता है, ग्रीफ लीड करता है प्रोलॉन्ग सैडनेस को, फिर प्रोलॉन्ग सैडनेस से आपको लेके जाती है एंग्जाइटी की तरफ, और फिर एंग्जाइटी आपको लेके जाती है डिप्रेशन की तरफ। और जब प्रोलॉन्ग डिप्रेशन रहता है तो प्रोलॉन्ग डिप्रेशन के बाद सुसाइडल आइडिएशन होती है, सुसाइडल आइडिया आते हैं, सुसाइडल आइडिया के बाद थॉट्स बनते हैं, फिर सुसाइडल इमेजिनेशन बनती है, और फिर जो लोग क्या करते हैं वो सेल्फ हार्म या अपने आप को सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। MurderXIV.org एंड Tribune.com.pk ये इनके स्टैटिस्टिक हैं, ये बात करते हैं कि इस तरह से हो रहा है। ये हमने आज बात की एंग्जाइटी की, कि एंग्जाइटी क्या होती है, एंग्जाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके टाइप्स क्या कौन कौन से हैं, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उनकी मैनेजमेंट क्या होती है, और कुछ ग्लोबली स्टैटिस्टिक और पाकिस्तान के अंदर जो उसके स्टैटिस्टिक होते हैं तो वो ये क्या करते हैं।
आज का ये हमारा इतना सा लेक्चर है। आप आई होप दैट आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ, और उसके बाद हमारे 2-4 और मेन सब्जेक्ट होंगे, लेक्चर होंगे। उनके बाद हम एसीएन को ख़त्म करेंगे, फिर हम जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, बायोस्टैटिस्टिक, एपिडेमोलॉजी, कल्चर हेल्थ सोसाइटी, नर्सिंग थ्योरीज़, फिर हम आस्ता के ऊपर जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग 2 वीक्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर पोस्ट और इनका हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।